नरेश जी हो गया। सभी दोस्तों को नमस्कार भाई, एक बार सभी का पुनः स्वागत। माफी चाहेंगे, कोई टेक्निकल समस्या हो गई थी, उसकी वजह से 10-15 मिनट लेट क्लास शुरू हुई है, उसके लिए माफी। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वे राजस्थान कला एवं संस्कृति की बात कर रहे थे। और राजस्थान कला एवं संस्कृति में जो टॉपिक हमारा चल रहा था, वे राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे। क्वेश्चन हमने उठा रखे हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग पूरी डिटेल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल दोस्तों जो हमारी क्लास हुई थी, फिर हम वीर गोगा जी तक पहुंच गए थे। वीर गोगा जी का जन्म हमने पढ़ लिया था और बात यहां थी हमारी, पहले एक बात समझ लें आराम से, फटाफट जुड़ जाए क्लास से आप लोग। चलिए जुड़ जाए भाई, सभी जुड़ जाए क्लास से फटाफट। आवाज आ रही है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे थे राजस्थान के लोक संत, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्लास हम शुरू करते हैं। वीर गोगा जी को साक्षात जाहर पीर की उपाधि किसने प्रदान की थी? वीर गोगा जी को साक्षात जाहर पीर की उपाधि किसने प्रदान की थी? जल्दी से आप जवाब दें, फटाफट क्लास से जुड़ जाएं आप लोग। इसी क्वेश्चन के साथ क्लास से जुड़ जाएं आप लोग। अब स्क्रीन चालू करवा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? चालू करो इसको फटाक से। जवाब आ रहा है सी। एक मिनट को, स्क्रीन चालू करो इसको फटाक से यार। ये चलो, हाँ भाई अब चालू हो गया सिस्टम। संतोष नायक जी कह रहे हैं सी, कमल सिंह प्रजापत कह रहे हैं सी, शिवचरण सैनी कह रहे हैं सी। देखिए क्या हुआ था कि वीर गोगा जी को साक्षात जाहर पीर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों सही उत्तर बनेगा हमारे पास में कौन सा? सी, मतलब से। साक्षात जाहर पीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? साक्षात जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता, यानी जो हमें देवता के समान साक्षात दिखाई दे रहा है, उसे हम साक्षात क्या कह रहे हैं? जाहर पीर कह रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या, उसकी कहानी आप लोग पढ़े। मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि गोगा जी के मौसेरे भाई, कौन से भाई? मौसेरे भाई, जिनका नाम था अर्जुन और सुरजुन, इनका गोगा जी से विवाद चलता था। गोगा जी की रसावल, गोगा जी का रसावल, ये एक पुस्तक का नाम है और इसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है मेहजी। इन्होंने लिखा है कि गोगा जी ने मुसलमानों से 11 युद्ध लड़े और उनका अंतिम युद्ध हुआ, वे अंतिम युद्ध महमूद गजनवी से हुआ था। दोस्तों महमूद गजनवी से जब युद्ध होगा तो गोगा जी इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे, उसी को मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सही दिखाई दे रहा है इसमें। ये राजस्थान का जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, आराम से समझे आप लोग। क्लास लेट हो गई उसके लिए माफी चाहेंगे। यहां पर हमारे पास में हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, और हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील है नंबर 1। नीचे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास चूरू जिला है और चूरू में एक स्थान पड़ता है ददरेवा, ये ददरेवा पड़ गया। महमूद जो गजनवी है, महमूद गजनवी से हमको युद्ध करवाना है वीर गोगा जी को। ध्यान सुने, महमूद गजनवी और वीर गोगा जी में जब युद्ध हुआ तो महमूद गजनवी जिधर देखते उधर ही उन्हें गोगा जी का रूप दिखाई देता था।
गोगा जी का रूप जिधर देखे उधर ही गोगा जी का रूप दिखाई देता। तो इन्होंने कहा कि ये तो साक्षात जाहर पीर है, यानी साक्षात देवता के समान है। तो साक्षात जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी देंगे। और ये जो गोगा जी हैं, गोगा जी का जो शरीर है वे शरीर दो भागों में बटेगा। युद्ध किया गोगा जी ने, तो गोगा जी का जो शरीर है वे शरीर दो भागों में बटेगा। एक वे भाग जो हमारे पास में क्या होगा, शीश होगा, और दूसरा वे भाग जो क्या होगा हमारे पास में धड़ होगा। यानी महमूद गजनवी से जब गोगा जी युद्ध लड़ रहे हैं तो इनका शरीर दो भागों में कटेगा। भाई बोर्ड चेंज कर दूंगा, सब्र रखो। अब एक बार लिख दिया, इसे तो मुझे पढ़ाने दो, चेंज कर दूंगा। तो शरीर है, ये शरीर दो भागों में बटेगा। इनका जो शीश है वे शीश ददरेवा में गिरेगा, और इनका जो धड़ है वे नौहर हनुमानगढ़ में गिरेगा। तो दोस्तों दोनों ही जगह इनके मंदिर बनेंगे। नौहर हनुमानगढ़ में जहां इनका शीश गिरा, सॉरी धड़ गिरा, उसे इतिहास में हम लोग क्या कहेंगे, धुरमेड़ी कहते हैं। और ददरेवा चूरू में जहां इनका शीश गिरा वहां इसे क्या कहते हैं, शीर्ष मेड़ी कहते हैं। कहानी फिर सुने। गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध लड़ेंगे। महमूद गजनवी जिधर देखेंगे उधर ही युद्ध के मैदान में इन्हें गोगा जी दिखाई देंगे। गोगा महमूद गजनवी ने कहा कि ये तो साक्षात देवता है, यानी साक्षात जाहर पीर है। गोगा जी का शरीर दो भागों में बटेगा। इनका जो धड़ है वे नौहर हनुमानगढ़ में जाके गिरेगा, इनका जो शीश है वे ददरेवा चूरू में जाके गिरेगा। दोनों ही स्थानों पर दो मंदिर बनेंगे। नौहर हनुमानगढ़ में जो स्थान होगा धड़ गिरा उसे धुरमेड़ी बोलते हैं, और जहां चूरू ददरेवा में शीश गिरा उसे शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। दोस्तों हम लोग कई बार गलत कर देते हैं, सही है। कर लो, निधर दिखाइए। चलो मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो इनका जो शीश गिरा दोस्तों वहां शीर्ष मेड़ी, और जहां इनका धड़ गिरा वहां धुरमेड़ी। अब हम याद कैसे करेंगे, स्टूडेंट कई बार क्या करता है, शीर्ष मेड़ी को हनुमानगढ़ कर जाता है और धुरमेड़ी को ददरेवा कर जाता है। ध्यान रखना गोगा जी का जो जन्म हुआ वे ददरेवा चूरू में हुआ दोस्तों। तो ध्यान रखना इनका जो शीश गिरेगा वे मां बाप के चरणों में गिरेगा, और मां बाप कहां है, ददरेवा चूरू में। तो शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में, धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, और धुरमेड़ी को ही हम लोग बोलते हैं गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी, मेड़ी का मतलब ऊंचा स्थान। तो इनका एक मंदिर हो गया ददरेवा चूरू में दोस्तों, क्या कहेंगे उसे, शीर्ष मेड़ी। और एक मंदिर हो गया गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जिसे कहेंगे धुरमेड़ी। और ये जो आपका बेल्ट है यहां, भाई आप तो मार्कर सही है ना, हाँ। इधर हम देखेंगे तो हमारे पास में जालोर पड़ता है, और जालोर में भी एक इनका मंदिर है जिसे हम लोग कहेंगे गोगा जी की ओलडी। गोगा जी की ओलडी, तीन मंदिर हो गए। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में, धुरमेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, और गोगा जी की ओलडी सांचौर जालोर में है। दोस्तों राजस्थानी में हम देखें तो मेड़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान, और ओलडी का मतलब होता है झोपड़ी। ओलडी का मतलब झोपड़ी और मेड़ी का मतलब ऊंचा स्थान। तो यहां जो ओलडी शब्द लिखा है इसका मतलब होता है झोपड़ी। ये बात समझ गए। अब इनका जो नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर बनेगा जिसे हम गोगा मेड़ी बोलेंगे, आप यहां एक बात देख रहे हो कि युद्ध किया है मुसलमान से, महमूद गजनवी से। तो इनका जो शुरुआती मंदिर बनेगा गोगा मेड़ी में वे भी दोस्तों मुसलमान ही बनाएंगे, और उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। अब आप मानेंगे कि सर मुस्लिम शासक है और मुस्लिम शासक है, ये मंदिर बनवाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो मंदिर बनेगा वे बनेगा मकबरा नुमा। दोस्तों क्या बनेगा, मकबरा नुमा। और इस मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द। यानी जो नौहर हनुमानगढ़ मंदिर है, गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर गोगा मेड़ी में है, उस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवा रहे हैं। मुसलमान बनवा रहा है, आकृति मंदिर नुमा नहीं होगी दोस्तों, क्या होगी, मकबरा नुमा होगी। क्लियर। और इसके मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। लेकिन नव निर्माण की हम बात करें, आधुनिक जो मंदिर है उसके निर्माण की हम बात करें, तो दोस्तों हनुमानगढ़ बीकानेर रियासत का अंग था, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। तो यह भी आप ध्यान रखें। अब एक छोटी सी बात हमारे समझ में आ गई कि सर यहां मुसलमान है, मुसलमानों से इनका संबंध जुड़ गया। अब हम दो बातें करेंगे। नंबर एक, कायम खानी मुसलमान, समझ लेना आगे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। और एक चायल जाति के मुसलमान, दो बातें हमने लिखी है। देखिए दोस्तों, इनका जो मंदिर है, इसमें जो मेला लगेगा, उस मेले में आपके जो पुजारी होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे चलिए। तो हमने लिखा मुसलमान से जुड़े हुए कायम खानी मुसलमान। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस जाति के मुसलमान गोगा जी को अपना वंशज मानते हैं, तो आप कह देंगे कायम खानी मुसलमान। आपसे पूछा जाए कि किस जाति के मुसलमान गोगा जी की समाधि की पूजा करते हैं, तो दोस्तों चायल जाति के मुसलमान वंशज मानते हैं कायम खानी मुसलमान, और समाधि की पूजा करते हैं चायल जाति के मुसलमान। अब दोस्तों ये आपको ये समझाना पड़ेगा मुझे, ये चायल क्या है। आपने कभी बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ा हो, तो बीकानेर के राठौड़ वंश में आपने एक युद्ध पढ़ा होगा जिसे इतिहास में चायलवाड़ा के नाम से जानते हैं। कहां पढ़ा होगा बता दूं मैं आप लोगों को। तो बीकानेर का आपने राठौड़ वंश पढ़ा और उसमें आपने राव लूणकरण पढ़ा होगा। तो राव लूणकरण में पढ़ने को मिला होगा आप लोगों को कि इन्होंने चायलवाड़ा के स्वामी पूना को पराजित किया। चायलवाड़ा के स्वामी पूना को पराजित किया और अपने साम्राज्य को ईसार तक पहुंचा दिया। तो ये चायलवाड़ा क्या है एक्चुअल में, यहां एक जाति निवास करती है। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ का, ये हनुमानगढ़ का बेल्ट है, विशेषकर नौहर भादरा वाला, यहां एक जाति निवास करती थी चायल जाति, जो कि मुसलमानों में होती थी। चायल जाति निवास करने के कारण इसको हम चायलवाड़ा बोलते थे। आप बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ेंगे, उसमें राव लूणकरण को पढ़ेंगे, तब आप ये पढ़ेंगे कि राव लूणकरण ने चायलवाड़ा का स्वामी पूना को पराजित किया। तो दोस्तों चायल मुस्लिम जाति है और चायल जाति का जहां वर्चस्व है वे क्या कहलाएगा, चायलवाड़ा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए वापिस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब कर लूंगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख स्थल धुरमेड़ी किस जिले में स्थित है। जवाब दीजिए फटाफट। गोगा जी का प्रमुख स्थल धुरमेड़ी किस जिले में स्थित है। गोगा जी का प्रमुख स्थल धुरमेड़ी किस जिले में स्थित है। सुमेर सिंह मीणा ए, सबका ये आ रहा है। भगवान मीणा ए, ओम प्रकाश जी ए, खुशी मीणा ए। चलिए दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोगा जी का प्रमुख स्थल एक है धुरमेड़ी, अभी हमने बात की है। और धुरमेड़ी यानी इनका धड़ गिरा, कहां गिरा, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ददरेवा चूरू में मंदिर जरूर है, लेकिन मंदिर कौन सा है, शीर्षमेड़ी। तो आप ध्यान रखना, धुरमेड़ी है वे आपके गोगामेड़ी में है, शीर्षमेड़ी है ददरेवा चूरू में है। और गोगा जी की जो ओलडी है, ध्यान देना, गोगा जी की ओलडी। दोस्तों गोगा जी की ओलडी भी गोगा जी का मंदिर है, जो कि कहां है, सांचौर जालोर में, ठीक है। और तीसरा लिखा है अंतिम ऑप्शन साथू गांव जालोर, यहां भी एक मंदिर है, लेकिन यह मंदिर वीर फत्ता जी का है। इसलिए आप ध्यान रखना, गोगा जी की ओलडी की बात करें तो सांचौर जालोर में है, साथू गांव जालोर मत कर देना दोस्तों। साथू गांव जालोर में लोक देवता का मंदिर जरूर है, लेकिन किसका है, वीर फत्ता जी का। तो इसकी हम लोग बात डिटेल से कर चुके हैं। आगे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वीर गोगा जी के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है। नंबर 1, गोगा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में श्रावण कृष्ण नवमी को विशाल मेला लगता है। नंबर 2, कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। नंबर 3,
चायल जाति के मुसलमान गोगा जी की समाधि की पूजा करते हैं। नंबर 4, गोगा जी के मंदिर में 11 महीने के लिए पुजारी मुस्लिम होता है, जबकि मेले के समय पुजारी हिंदू होता है। जवाब आने दीजिए। शाबाश। कालू वर्मा जी कह रहे हैं सर ए, खुशी मीणा ए, पवन जोरवाल ए, तेजस्वी शर्मा ए, सबका ए आ रहा है बेटा, ध्यान दो। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 1, गोगा जी की जो स्मृति मेला लगेगा, कहां लगेगा? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में सबसे बड़ा मेला लगता है। हमने लिखा है श्रावण। तो दोस्तों गोगा जी का मेला श्रावण में नहीं लगता, आपका जो भादवा का महीना होता है भाद्रपद, उसमें मेला लगता है। तो यहां श्रावण लिखा है, वहां क्या आना चाहिए? भाद्रपद। भाद्रपद कृष्णा नवमी को एक विशाल मेला लगता है। यानी गोगा जी का मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। हमने क्या लिखा है? श्रावण, इसलिए यह गलत हो गया। कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। अभी मैंने डिटेल से करवाया आप लोगों को। हां बेटा बिल्कुल ए है, यह सही है। चायल जाति के मुसलमान गोगा जी की समाधि की पूजा करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, नौहर भादरा के आसपास का जो बेल्ट था उस जमाने में चायल वाड़ा कहलाता था। यह भी सही है। गोगा जी के मंदिर में 11 महीने के लिए पुजारी मुस्लिम, जबकि मेले के समय हिंदू होता है। यह भी आप ध्यान रखें कि गोगा जी का जो मंदिर है उसमें पुजारी मुस्लिम भी होता है, हिंदू भी होता है। मुस्लिम पुजारी 11 महीनों के लिए रहेगा, लेकिन जो भादवे के महीने में जो मेला लगता है दोस्तों, उस मेले में पुजारी कौन होगा? हिंदू होगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। दोस्तों क्वेश्चन जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वे बात डिटेल से कर रहे हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा उपनाम गोगा जी का नहीं है? नंबर 1 साक्षात जाहर पीर, नंबर 2 सांपों का देवता, नंबर 3 गोरक्षक देवता, नंबर 4 लक्ष्मण का अवतार। जवाब दीजिए। 11 नंबर में निम्न में से कौन सा उपनाम है जो गोगा जी का नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 गोगा जी के नाम है। कमल सिंह प्रजापत कह रहे हैं सर डी, तेजस्वी शर्मा डी, श्रीनिवास मीणा डी, सबको पता है, सबको पता। बीएल कालोत डी, बिल्कुल भाई। नवल यादव डी, बिल्कुल सही है। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं गोगा जी के उपनामों की। तो साक्षात जहार पीर जो पहला नाम है, ये तो हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं कि महमूद गजनवी ने साक्षात जहार पीर कहा। क्यों कहा? क्योंकि युद्ध स्थल में सभी जगह गोगा जी इनको दिखाई दे रहे थे। सांपों का देवता, दोस्तों ध्यान रखना, सांपों का देवता इन्हें क्यों कहते हैं? इनकी जो पत्नी है गोगा जी की, उनका नाम था केलम दे। ऐसी जानकारी मिलती है कि केलम दे को एक बार सांप ने खा लिया, सांप ने डस लिया, तो गोगा जी की पत्नी केलम दे की मृत्यु हो गई। गोगा जी को बड़ा दुख हुआ। गोगा जी ने पता किया भाई ये क्यों मरी है, तो बोले सांप ने काटा है। तो गोगा जी चमत्कारी तो थे, लोक देवता चमत्कारी तो थे। तो गोगा जी ने क्या किया? ऐसा सुनने को मिलता है कि जंगल में आग जलाई, आग जला के कढ़ाई रखी, उस कढ़ाई में तेल डाल दिया और आग जला दी, और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। बताते हैं आस पड़ोस के जो सर्प हैं वे सर्प आके उस कढ़ाई में गिरने लगे। तो बताते हैं नाग देवता प्रकट हुआ। उन्होंने कहा रे क्या कर रहा है, क्या प्रोग्राम चला रखा है? बोले ऐसा है। हरिमोहन सैनी जी कह रहे हैं सर क्लास डिटेल में नहीं चलेगी क्या? बेटा एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, हम डिटेल से आप में से बहुत से बच्चे पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग राजस्थान पुलिस का एग्जाम देंगे आपने डिटेल नहीं पढ़ी। कान खोल के सुन लो, डिटेल आपने सबने पढ़ रखी है। हम यहां क्वेश्चनों के माध्यम से मैटर को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस आपको करवाएं। प्लस में पटवार की भी डेट आने वाली है, रीट भी आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि बीच बीच में कट ना मार के कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएं। दोस्तों क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रयास करते हैं जल्दी कवर करें, और आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका आना चाहिए। तो डिटेल में
कितनी क्लास चाहिए? जिनको लेनी है ऐप पे लेके आ रहे हैं, ले लेना। डिटेल में क्लास चाहिए, ऐप पे लेके आ रहे हैं, ले लेना। कितनी चाहिए आप लोगों को? इसलिए शांति से पढ़ ले बेटा, ये डिटेल ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम डिटेल कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप चिंता ना करें, आराम से पढ़ें। और नोट्स और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एवरेस्ट वाला और रायथान वाला ज्वाइन कर ले, तो उस पर आप लोग ज्वाइन करें और वहां से प्राप्त कर ले, ठीक है बेटा? पूरा मैटर देंगे, डिटेल वाला ही मैटर देंगे, लेकिन हमने नाम रख दिया इसका प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों के माध्यम से हल करवाएं, ताकि डिटेल के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है और किस प्रकार से उनका जवाब आना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों नाग देवता प्रकट हुआ, बोला ऐसा है भाई, तेने क्या प्रोग्राम चला रखा है? बोला आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दो, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। तो दोस्तों उन्होंने पत्नी को जिंदा कर दिया, गोगा जी ने प्रोग्राम बंद कर दिया। तो बताते उसी के बाद इन्हें एक वरदान मिला कि आज के बाद आपके मंदिर पे, आपकी मेड़ी पे जो भी लोग आएंगे वे सर्प के काटे हुए व्यक्ति ठीक हो जाएंगे। आज भी आपने देखा होगा, ये गोगा मेड़ी पे हम लोग लेके जाते हैं। अपने अलवर में तो गोगा मेड़ी की स्थान कम है, बाकी आप उत्तरी राजस्थान में जाएंगे तो हर गांव गांव में गोगा मेड़ी मिलती है। तो इसलिए इन्हें सांपों का देवता कहते हैं। गोरक्षक देवता भी हम इन्हें कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार इन्हें नहीं कहते, क्योंकि लक्ष्मण का अवतार हम किन्हें कहते हैं दोस्तों? पाबू जी को कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए, एक किताब का नाम दिया है गोगा जी का रसावला नामक रचना किस कवि की है? 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। आशा बारेट की, कवि मेह की, कवि पूर्णमल की, कवि चंद्रभान की। गोगा जी का रसावल नामक किताब। चलिए फटाक से जवाब दीजिए। आवाज भगवान मीना का आ गया है सर, बी। सबका आएगा दोस्तों, सबका आएगा, बी आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? गोगा जी का रसावल नामक जो रचना लिखी गई है, जिसमें गोगा जी के युद्धों का उल्लेख मिलता है, वे किसकी है? कवि मेह जी की। अब आप एक बात और समझे दोस्तों, यहां बात ये समझे, क्योंकि हमने गोगा जी का रसावल पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि गोगा जी की जो मृत्यु हुई, वीर गति को प्राप्त हुए, वे महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए थे। पढ़ा था महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, ध्यान देना, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, सवाल फिर समझे, आपसे पूछा गोगा जी कैसे वीर गति को प्राप्त हुए? आप बताएंगे सर महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन दोस्तों अब उसने सवाल बदल लिया है। सवाल यह बदल लिया है कि रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई? तो आप बताएंगे इनके मौसेरे भाई, इनके चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार पूछेगा तो दोस्तों अर्जुन और सुरजन आएगा, और वैसे आप लोगों ने देखा महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ में जो कवि मेह जी ने लिखा है, इनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया है। गोगा जी के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केसरिया कुंवर गोगा जी का पुत्र था। नंबर 2, गोगा जी की घोड़ी नीला घोड़ा को, इसको गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी को गोगा बप्पा भी कहा जाता है। नंबर 3, गोगा जी के भक्त डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। किसान गोगा जी के नाम की 10 गांठों की एक राखी बांधते हैं, जिसे हम लोग गोगा राखड़ी कहते हैं। अब आपको चिन्हित यह करना है कि इसमें से गलत कौन सा है। मोनिका मीणा जवाब दे रहे हैं बी। खुशी मीणा जवाब दे रहे हैं, आने दीजिए आने दीजिए, बी। मनीष कुमार मीणा बी। बानाराम बी। नवल यादव बी। चलो दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा वे सही उत्तर बनेगा द। और कैसे बनेगा अभी मेरे साथ जुड़े। मैं ये कह रहा हूं कि सीधे सवाल पूछेगा तो हम लोग कर जाएंगे,
अब आपने इस सवाल का लगभग सभी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। शायद डी मुझे एक का भी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना, आराम समझे। नंबर 1 कह रहा है कि गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कुंवर था। बिल्कुल, केसरिया कुंवर गोगा जी के पुत्र थे। नंबर 1 बात। गोगा जी की घोड़ी, नीली घोड़ी को गोगा बप्पा कहते हैं। अब आपने क्या सोचा होगा, सर गोगा जी का जो नाम है उसका उपनाम गोगा बप्पा होगा? नहीं, गोगा जी की घोड़ी है जिसे नीली घोड़ी, ध्यान रखना, नीली घोड़ी पूछे तो गोगा जी और नीला घोड़ा पूछे तो दोस्तों रामदेव जी। आप इसको ध्यान रखना। तो नीली घोड़ी को क्या कहा है? गोगा बप्पा कहा है। नंबर 3, गोगा जी के भक्त डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह भी हमारा सही है दोस्तों। तब हमारा उत्तर द कैसे है? द हमारा गलत कैसा है? आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। किसान गोगा जी के नाम की 10 गांठों वाली राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर बिल्कुल हमारे जो किसान भाई हैं वे हल चलाते हैं तो हल और हाली दोनों के एक राखी बांधी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा राखड़ी कहते हैं। बस ये नहीं देखा कि वे राखी होती है, वे राखी कितने गांठों की होती है? 9 गांठों की, इसलिए क्वेश्चन गलत है। फिर सुने, किसान लोग तब अपने खेत में हल चलाते हैं तो हल और हाली दोनों के एक राखी बांधते हैं। वे राखी कितने गांठों की होती है दोस्तों? 9 गांठों की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वे गोगा राखड़ी कहते हैं। इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ये कह रहा हूं कि हम लोगों को पूरा क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। चलिए, हमारे पास में गोगा जी पूरे हो गए और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वे लोक देवता पाबू जी के संबंध में आ गए। क्वेश्चन वही, लोक देवता पाबू जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में धांधल जी राठौड़ की धर्म पत्नी कमला दे के गर्भ से कोलूमंड बापनी जोधपुर में हुआ था। नंबर 2, पाबू जी की पत्नी का नाम फूलम दे, दूसरा नाम सुप्यार दे था। नंबर 3, पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी राठौड़ के पुत्र लोक देवता रूपनाथ जी या झरडा को बालकनाथ भी कहते हैं। नंबर 4, पाबू जी की बहन का विवाह जायल नरेश जिंदराव खींचे से हुआ था। आराम से जवाब देना है, इसमें जल्दीबाजी ना करें आप लोग। आज कर लें, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, आराम से सोच के जवाब देना है। सुमेर सिंह मीणा डी, मतलब ये कह रहे हो कि 1 2 3 4 सही है। श्रीनिवास मीणा डी, हेमंत मीणा डी, नेमीचंद चौहान ए। आने दीजिए, आने दीजिए। ललतेश मीणा 1 2 4, आने दीजिए। देशराज मीणा डी, संतोष नायक डी। समझे आप दोस्तों? इसका उत्तर डी नहीं होगा। इसका जो उत्तर है वे उत्तर डी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मेरे साथ जुड़े आप लोग। यहां पूछा गया कि पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में धांधल जी राठौड़ की धर्म पत्नी कमला दे के गर्भ से कोलूमंड, कहां? कोलूमंड। और दोस्तों कोलूमंड कहां पड़ता है? फलोदी तहसील में पड़ता है शायद। ये बापनी गांव नहीं आएगा, क्योंकि बापनी गांव जोधपुर में तो आपका मेहाजी मांगलिया का मंदिर था, तो यहां हमारे पास में फलोदी आना चाहिए था। फलोदी नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है? बापनी लिखा है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 1 नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है ना? तो हमारे पास सही उत्तर बनेगा 1 2 3 और 4, यानी सही उत्तर क्या बनेगा हमारे पास में? स बनेगा। इसी को मैं डिटेल से करवा रहा हूं, यहां समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमें डिटेल पढ़नी पड़ेगी। देखिए, ये जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। हमारे पास यहां जोधपुर पड़ता है और जोधपुर में एक स्थान है हमारे पास में कोलूमंड।
जो कि फलोदी में पड़ता है। यहां एक परिवार रहता था जिसका नाम है धांधलजी राठौड़। क्या नाम है? धांधलजी राठौड़। धांधलजी राठौड़ की जो पत्नी है, यानी बाबूजी की मां बनेगी, जिनका नाम है कमला दे। और बाबूजी राठौड़ की जो पत्नी है उनका नाम है फूलम दे। लिखने द्वारा मैं समझा दूंगा, फूलम दे। और इसी का दूसरा नाम है सुप्यार दे। ठीक है। बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ के एक बड़े भाई हैं, उनका नाम है बूडोजी राठौड़। लिखने दो, मैं याद करवा दूंगा, चिंता ना करें। बूडोजी राठौड़। और बूडोजी राठौड़ के जो पुत्र हैं उनका नाम है रूपनाथ जी। और इसी का नाम है झरडा जी। और इसी का नाम है बालकनाथ। और ये जो बाबूजी राठौड़ है, इनकी जो बहन है, उस बहन का नाम है सोनाबाई। सोनाबाई। और सोनाबाई का विवाह हुआ फिर नागौर में हुआ जिंदराव खींची के साथ। अब इसे आप लोग पढ़ें, क्या कह रहा हूं मैं। देखिए, कोलोमंड जोधपुर में बाबूजी राठौड़ का जन्म होगा। बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम धांधलजी राठौड़ है, मां का नाम कमला दे है, मैं याद करवा दूंगा। पत्नी का नाम फूलम दे है या सुप्यार दे है। याद कैसे करेंगे? बाबूजी राठौड़ ने कोलोमंड जोधपुर में कहा, बाबूजी राठौड़ ने कोलोमंड जोधपुर में कहा, क्या कहा? धांधल मत करो, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। कोलोमंड जोधपुर में बाबूजी राठौड़ ने कहा, धांधल मत करो, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। याद हो गया? बाबूजी राठौड़ ने कोलोमंड जोधपुर में कहा, धांधल मत करो, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। चलिए आगे। बाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई बूडोजी राठौड़, उसका बेटा रूपनाथ जी, झरडा जी और बालकनाथ जी, ये भी लोक देवता बनेंगे। क्यों बनेंगे समझेंगे आगे। तो बाबूजी राठौड़ का भतीजा रूपनाथ जी, झरडा जी, बालकनाथ जी, ये भी लोक देवता बनेंगे। आगे विस्तार से बात करेंगे। याद कैसे करेंगे? देखो, बाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था और वे क्या था? बूढ़ा था। बाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई जो बूढ़ा था। बूढ़े आदमी पे रूप नहीं होता, रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। याद कैसे करेंगे? बाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था जो बूढ़ा था। बूढ़े पर रूप नहीं होता है, रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। याद हो गया? इसी को एक साथ बोल लेंगे। कोलोमंड जोधपुर में बाबूजी राठौड़ ने कहा, धांधल मत करो, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। बाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था। बड़ा भाई क्या था? बूढ़ा था। बूढ़े आदमी पे रूप नहीं होता है, रूप तो झड़ जाता है, रूप तो किस पर होता है? बालक पर होता है। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। और बाबूजी राठौड़ की जो बहन है उसका नाम क्या है दोस्तों? सोनाबाई है। और सोनाबाई किसकी पत्नी है? जिंदराव खींची की। और जिंदराव खींची जो रहने वाले हैं वे नागौर में एक स्थान पड़ता है जायल। जायल कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर में। यानी बाबूजी राठौड़ है, उन्होंने अपनी बहन को खूब सोना दिया था। किसको? जिंदराव खींची को। लेकिन दोस्तों यहां क्या होगा कि ये बाबूजी राठौड़ अच्छे आदमी हैं और जिंदराव खींची राक्षस प्रवृत्ति के आदमी हैं। और बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची में लड़ाई होगी, लेकिन आज नहीं होगी, कल होगी। तो बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के बीच में जो युद्ध होगा उसमें ये बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यानी बाबूजी राठौड़ और इनके जीजा जिंदराव खींची के मध्य कल युद्ध करवाएंगे। क्या कारण रहा वे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बाबूजी राठौड़ और इनके जीजा जिंदराव खींची के बीच में युद्ध होगा, उसमें बाबूजी राठौड़ क्या हो जाएंगे? वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। और इस जिंदराव खींची को बाबूजी राठौड़ का भतीजा रूपनाथ या झरडा जी या बालकनाथ जी,
इस जिंदराव खींची की हत्या करके अपने चाचा की हत्या की बदला लेंगे। यानी ये फूफा लगेगा किसका? रूपनाथ जी का। और जिंदराव खींची को जो मारने का काम करेंगे वे कौन करेंगे? रूपनाथ जी। इसलिए इनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो रूपनाथ जी भी हम पढ़ेंगे और बाबूजी राठौड़ भी हम पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय हम लोगों ने यहां कर लिया है, ये आप ध्यान रखें। एकदम क्लियर भाई? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे लिखा है क्वेश्चन, केसर काल में घोड़ी बाबूजी राठौड़ जी को किस महिला से प्राप्त हुई थी? भीमा चारणी से, देवल चारणी से, हीरा चारणी से, लखी चारण से? जवाब क्या आएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोग। बाबूजी राठौड़ को केसर कालमी घोड़ी, यानी बाबूजी राठौड़ की जो घोड़ी है उसका नाम केसर कालमी है। और केसर कालमी जो घोड़ी है ये बाबूजी राठौड़ को किस महिला से प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। खुशी मीणा, जवाब आ रहा है बी। नवल कुमार बी। चलिए सभी का जवाब आ रहा है बी। इसका मतलब ये जो महिला है देवल चारणी से बाबूजी राठौड़ को केसर कालमी घोड़ी प्राप्त हुई थी। और दोस्तों इसी केसर कालमी घोड़ी को लेकर, इसी केसर कालमी घोड़ी को लेकर, इसी देवल चारणी महिला को लेकर बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींचे के बीच में क्या होगा? एक टकराव होगा। लेकिन दोस्तों क्लास का टाइम होने जा रहा है। आज क्लास 20 मिनट देरी से शुरू हुई, उसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है ना? तो ये केसर कालमी घोड़ी बाबूजी राठौड़ को जो प्राप्त होगी वे देवल चारणी से प्राप्त होगी। और इस केसर कालमी घोड़ी को जिंदराव खींची जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी केसर कालमी के बाबूजी राठौड़ को दे देगी। और यही विवाद बनेगा जिंदराव खींची और बाबूजी राठौड़ के बीच में विवाद का, जिसमें बाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी का एक बार पूरे धन्यवाद। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से आज 20-25 मिनट क्लास देरी से शुरू हुई, लेकिन क्लास का टाइम हो गया। अगर हम लोग टाइम सही रखेंगे, यानी 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो आगे क्लासों में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो जहां छूट जाए वही रोक दिया करो। रही बात बेटा पीडीएफ की, बार बार कह चुके हैं कि जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आप आपके जो एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर का चैनल है टेलीग्राम, उससे प्राप्त कर लेंगे। जो आपका रायथान है, रायथान टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। आपके जो इतिहास में हमने सहायक एवं आश्रित संधियां पढ़ी थी रायथान पर, वे कंप्लीट हो गई, तो उसकी पीडीएफ आपको घंटे 2 घंटे में आपको एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर के टेलीग्राम पे मिल जाएगी और रायथान के टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अधिक से अधिक सहायक बने, आप शेयर करें। आपने देखा होगा हम लोग जैसे वीडियो चढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे तो तत्काल बैठे होते हैं, वीडियो बाद में चलेगा लेकिन पहले डिसलाइक जरूर करेंगे। तो कुछ होते हैं जलने वाले, वीडियो चलने के बाद डिसलाइक करें, वीडियो चलने के बाद डिसलाइक करें, समझ में आता है। लेकिन वीडियो चला नहीं और हमने चढ़ाया और उससे पहले बच्चे डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे नहीं करते, कुछ हमारे साथी होते हैं वे कर देते, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास आपके मैथ की होगी। सर आ गए हैं, आप लोग 5 मिनट पानी वगैरह पी लें और फिर आप क्लास में आ जाए, ठीक है ना? और ठीक है भाई, सभी को नमस्कार। आप ना पहले लिख के दे दिया करो क्या क्या बोलना है।